साथियों नमस्कार। आज का इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो हम बात बताने वाला है अमीन कोर्स का सिलेबस पहले बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है, या जो आप कोर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन किए हैं, या कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, हम क्या क्या हम बता पाएंगे। तो यह आज हम पूरा पहले आपको ट्रेलर दिखा दे रहे हैं, उसके बाद फिर पिक्चर दिखाएंगे, ठीक ना। तो देखिए, पहला बात है कि आपको अमीन कोर्स का सिलेबस, जो आप सिलेबस अगर पता नहीं है तो फिर आप कोई मतलब का चीज़ नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले आप सिलेबस देख लीजिए कि अमीन कोर्स का सिलेबस क्या होता है। अमीन कोर्स का सिलेबस होता है किश्तवार, एक किश्तवार विषय है, या कह सकते हैं किश्तवार अलग बुक है, खानापुरी भी अलग है, गणित भी अलग है, चकबंदी अलग है, सामान्य ज्ञान अलग है, और फील्ड बुक से नक्शा बनाना अलग है। तो कहने का मतलब है कि इतना सारा पेपर है, यानी कि 6 पेपर है, जिसमें कि आपको परीक्षा में आपको 1 2 3 4 5 पेपर प्रथम पाली में पूछेगा, और यह जो फील्ड बुक से नक्शा बनाना है यह सेकंड पाली में पूछेगा। मतलब कह सकते हैं कि इसका हम पूरा विस्तार से बताएंगे। अगर आप अमीन कोर्स की तैयारी भी करते होंगे, कहीं एडमिशन में किए होंगे और आप कोर्स यहाँ सीख रहे हैं, तो यहाँ भी आपको हम कुछ वहाँ के हिंट्स बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए, किश्तवार में आपको 100 नंबर मिलेगा, और खानापुरी में 50 नंबर, और गणित में 100 नंबर, और चकबंदी में 50 नंबर। सामान्य ज्ञान में, जो सामान्य ज्ञान जैसे कि अपना राज्य का विस्तार विषय में वही विस्तार कुछ जो हुआ है उसी के विषय में पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान या तो इजली है, तो आप भी समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं सब, और यह आपको भी पता होगा। और फील्ड बुक से नक्शा बनाना, यह नक्शा बनाने वाला जो विषय है, इसमें 100 नंबर मिलता है। तो चलिए हम इतना बता दिए। अभी हम शुरू करेंगे, किश्तवार शुरू करेंगे और खानापुरी शुरू करेंगे, उसके बाद फिर गणित शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक ना। तो आप ऐसे बने रहिएगा, और यह जो क्लास है, महा मैराथन क्लास है, एक ही वीडियो में बेड़ा पार, यह समझ लीजिए। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा। हम अब किश्तवार पर शुरू करेंगे, और हम आपको बताना चाहते हैं किश्तवार में क्या पढ़ाया जाता है। किश्तवार में देखिए, जमीन का सर्वे कैसे होता है, जमीन का सर्वे कितने चरणों में होता है, यह सब बताया जाएगा। सर्वे का इतिहास क्या रहा है, यह सब बताया जाएगा किश्तवार में। और खानापुरी में बताया जाएगा कि जमीन से संबंधित जो पेपर होता है, और खाता प्लॉट, रकबा चौहदी, खतियान, यह सब जो होता है इसमें बताया जाएगा। और गणित में बताया जाएगा आपको रकबा कैसे निकालना जाता है, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, काठा, बीघा, धूर, एकड़, हेक्टेयर क्या होता है, इसमें देखने को मिलता है। एक चकबंदी, एक होता है सर्वे, चकबंदी सर्वे में क्या होता है इसके विषय में इसमें बताया जाएगा। और सामान्य ज्ञान तो आपको इजीली पता है, फील्ड बुक से नक्शा बनाना, इसका मतलब कोई नक्शा बनाने के तरीका बताया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए, अगर हम लोग अमीन का कोर्स कर रहे हैं तो हम लोग पहले अमीन के बारे में जानेंगे कि अमीन का अर्थ क्या होता है। देखिए, कहने का मतलब है कि अमीन का अर्थ अगर आपको पता है तो आपको सब कुछ पता है। तो इसलिए पहले अमीन का अर्थ जानिए। देखिए, अमीन का अर्थ क्या होता है, अमीन का परिभाषा क्या है, हमारे अनुसार डिफिनेशन यही हुआ है। देखिए, अमीन किसे कहते हैं, वर्णन करें, ठीक ना। तो हम लोग देखिए, अमीन उनको बोलते हैं, अमीन एक अरबी शब्द है, यानी कि अमीन एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ ईमानदार होता है। साधारण अमीन उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जो किसी भी भूखंड को किसी भी पैमाने पर नाप कर सही सही नक्शा एवं कागजात तैयार कर लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर देता हो तथा लोगों को संतुष्ट कर देता हो, उसे अमीन कहते हैं। अमीन का परिभाषा इस प्रकार से होता है। एक और परिभाषा हम लिखे हुए हैं, यह भी देख लीजिए। देखिए, अमीन ईमानदारी का आईना होता है, जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे में अंग्रेजी में सर्वेयर, अमीन, अनुरेखक, पटवारी, लेखपाल भी कहीं कहीं बोला जाता है, इत्यादि के नाम से भी लोग जानते हैं। और हम बता रहे हैं कि एक और डिफिनेशन है, इसका हम 3 डिफिनेशन लिखे हुए हैं। इसका तीसरा डिफिनेशन यह है कि वह व्यक्ति जो किसी भी भूखंड को, यानी किसी भी जमीन को एक निश्चित उपकरण या पैमाना द्वारा समुचित ढंग से नाप सके, उसे अमीन कहते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अमीन का मतलब क्या होता है। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से नोट्स बना सकते हैं वीडियो को रोक रोक कर। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे, और हम इसमें जल्दी जल्दी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वीडियो हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा लंबा हो, और ज़्यादा कहीं कुछ नहीं है, बहुत ईजिली है। बस एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको भी समझ में आ जाने वाला है। इसलिए हम ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं, और विस्तार करने की इसमें क्या बात है, विस्तार तो हो ही गया है। ऐसे ही आप अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसको पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना ईजी है। देखिए, अब यहाँ क्या है
है कि सर्वे किसे कहते हैं। एक प्रश्न क्या है कि सर्वे किसे कहते हैं। यह साधारण सी बात है। सर्वे क्या है कि देखिए, किसी भी चल अचल तथा सजीव निर्जीव की गणना कर आंकड़ों में प्रस्तुत करना ही सर्वे कहलाता है। यह बहुत इजीली है, यह कोई भी जान जाएंगे। देखिए, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चल अचल तथा सजीव निर्जीव की गणना कर आंकड़ों में प्रस्तुत करना ही सर्वे कहलाता है। यहाँ सर्वे का तात्पर्य जमीन के भूखंड से है। यहाँ प्रत्येक भूखंड को नापी कर नक्शा बनाया जाता है और उसका आंकड़ा दिया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस मौजे में कितना प्लॉट है। इसे ही सर्वे कहते हैं। तो सर्वे का डिफिनेशन यह होता है, ऐसे होता है, अगर किसी भी चीज़ को गणना करना या उसको आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना ही सर्वे कहलाता है। तो सर्वे का मतलब यह हुआ। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। यह हम लोग किस्तवार विषय को लेकर अभी पढ़ रहे हैं, किस्तवार में यह सब देखने को मिलता है। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट में चलेंगे। देखिए, हम लोग जब जमीन से संबंधित को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो हम लोग यह भी तो जानेंगे ना कि जमीन का सर्वे कितने बार हो चुका है या कितने बार हुआ है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ है कि अभी तक क्वेश्चन में क्या है कि अभी तक जमीन से संबंधित कितने प्रकार के सर्वे हुए हैं। तो हमको बताना है कि अभी तक जमीन से संबंधित 4 प्रकार के सर्वे हो चुके हैं। सबसे पहले थकवास्त्र सर्वे हुआ था, फिर दूसरा में हुआ था रेवेन्यू सर्वे, फिर तीसरा में हुआ था कैडेस्ट्रल सर्वे, जो कि कहीं कहीं अभी भी कैडेस्ट्रल सर्वे पर ही काम होता है, और रिविजनल सर्वे भी होता है, जो कि मेरे यहाँ रिविजनल सर्वे फाइनल हो गया है और कहीं कहीं अभी रिविजनल सर्वे हो भी रहा है। तो अभी तक 4 प्रकार के सर्वे हो चुके हैं: थकवास्त्र सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे। तो यह सर्वे के बारे में आपको पता हो गया, इसको नोट्स कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के बहुत अच्छा एक प्रश्न है, जो कि इसको समराइज करके हम लोग रखे हुए हैं। ये जो कि देखिए, अगर हम लोग सर्वे से संबंधित पढ़ रहे हैं, जमीन से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यह भी तो जानेंगे ना कि सर्वे के जन्मदाता कौन थे, ठीक ना। तो सर्वे के जन्मदाता जो थे उसके बारे में यहाँ विस्तार किया गया है। सर्वे के जन्मदाता, हमारा क्वेश्चन क्या है, सर्वे के जन्मदाता कौन थे, यानी कि जो सर्वे कौन कराए थे शुरू में और किन के माइंड में यह प्रश्न उठा हुआ था। तो इसके विषय में इसका डिफिनेशन यह होता है कि सर्वे के जन्मदाता, यानी कि सर्वे के जन्मदाता बादशाह अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल थे, जिन्होंने 1580 ईस्वी में सर्वेक्षण करवाया था, परंतु इसे लागू नहीं करवा पाए थे। लेकिन इन्हीं के किए हुए कार्यों का आधार मानकर अंग्रेज शासन काल में थकवास्त्र सर्वे करवाया गया था। देखिए, यह थकवास्त्र सर्वे करवाया गया था, यानी कि सर्वे का यह पहला सर्वे हुआ है थकवास्त्र सर्वे, समझ जाइए। तो सर्वे के जन्मदाता टोडरमल थे, राजस्व मंत्री टोडरमल थे, ठीक ना। 1580 ईस्वी में सर्वेक्षण करवाया था, लेकिन लागू नहीं करवा पाए थे। लेकिन उन्हीं के कार्य को आधार मानते हुए आज सर्वे हुआ है, ठीक ना। तो फिर नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के कि सर्वे के इतिहास से आप क्या समझते हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में बार बार पूछ ही देता है, ठीक ना। तो इसलिए इसको याद जरूर रखिए, और याद रखना क्या है, बहुत ईजी है। ऐसे तो लोग एक बार पढ़ जाएंगे तो याद हो जाएगा ऐसे ही, ठीक ना। तो आप इसको नोट्स भी बनाते जाइएगा। देखिए, प्रश्न है हम लोग का कि सर्वे के इतिहास से आप क्या समझते हैं। तो सर्वे के इतिहास से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ डेफिनेशन में है कि सर्वे के इतिहास बहुत पहले की बात है कि जिस समय जमीन से संबंधित कोई भी नियम तथा कागजात नहीं थे, उस समय किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उस समय राजतंत्र था, लेकिन वास्तव में शासन जमींदार किया करते थे। कौन किया करते थे, जमींदार किया करते थे। वे लोगों के बीच जमीन की बंदोबस्ती मनमाने ढंग से किया करते थे तथा उसका मालगुजारी लगान, जो टैक्स होता है, मालगुजारी लिया करते थे। वे जमीन के बंदोबस्ती क्रमशः 2 साल या 3 साल या 5 साल या 10 साल के लिए किया करते थे। कौन, जमींदार लोग 2-4 साल 5 साल के लिए बंदोबस्त किया करते थे, और फिर उनसे जमीन ले लिया जाता था या नए दर पर उन्हें ही बंदोबस्त कर दिया जाता था, जिसके कारण किसान जमीन पर मेहनत नहीं करते थे, क्योंकि उनको मन में
भय बना रहता था कि जमीन को मेहनत करके उपजाऊ हम बनाएंगे और अगले बंदोबस्ती में जमीन दूसरे का हो जाएगा। यह उपज बढ़ जाने पर जमीन का लगान या माल गुजारी भी बढ़ जाएगा। अतः इसका परिणाम उपज पर पड़ने लगा और उसका सीधा घाटा राजकोष को होने लगा। इस पर सोच विचार करते हुए बादशाह अकबर ने अपने राजस्व मंत्री टोडरमल को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपा, जिस पर टोडरमल ने अपने नेतृत्व में उस कार्य को पूरा किया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने प्रत्येक क्षेत्रों का दौरा किया, लोगों की समस्याओं को सुना और उसका समाधान निकाला। सबसे पहले उन्होंने प्रत्येक मौजे का एक नजरिया नक्शा बनवाया और एक नंबर से सूचित किया, जिस नंबर को आज हम लोग थाना नंबर के नाम से जानते हैं। इसके लिए उन्होंने नक्शा में प्रमुख स्थानों को बनाया गया और कुछ प्लॉट का आकार दिया गया। इन्हीं के किए हुए कार्य को आधार मानते हुए, मतलब इन्हीं के किए हुए कार्य के आधार बनाकर अंग्रेज शासन काल में थकवस्त्र सर्वे करवाया गया, जिसमें पैमाना 4 इंच बराबर एक मील का पैमाना सुनिश्चित किया गया तथा बंगाल टेरिटोरियलिस्ट कानून सभी जगह बनाया गया। उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड संयुक्त प्रांत था। सभी प्रदेश में एक ही नियम या कानून लागू किया गया। थकवस्त्र सर्वे होने के बाद रेवेन्यू सर्वे तथा कैडेस्ट्रल सर्वे करवाया गया, जिसमें सभी त्रुटि को जांच करते हुए सुधारा गया और शुद्ध नक्शा एवं कागजात तैयार किया गया, जिससे किसान का या रैयत अपने अपने जमीन पर आज काबिज है। तो देखिए, सर्वे इस प्रकार का हुआ है, सर्वे का इतिहास इस प्रकार से रहा हुआ है। तो हमको जहाँ से उम्मीद है कि अगर आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो माइंड में सेट हो जाने वाला है, ठीक ना। तो इसको आप नोट्स भी करते जाइएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात कर लिए, क्या बात कर लिए हम लोग? इतिहास के विषय में बात कर लिए, सर्वे कैसे हुआ था उसके विषय में बात कर लिए, सर्वे के इतिहास क्या रहा है या सभी बात कर लिए, ठीक ना। तो अब हम लोग बात करेंगे जरीब किसे कहते हैं। तो आपको हम बता ही दिए पिछले अभी कुछ ही सेकंडों पहले हम आपको बताए पूरा इतिहास के विषय में, जमीन का सर्वे क्या हुआ है यह सब बता दिए। लेकिन अब हम लोग के आना है मेन टॉपिक पर, जो हम लोग के जरूरी जानकारी है, जो कि वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नापी के समय हमेशा यूज होने वाला जरीब है, यानी कि इसी से जमीन नापी होता है। जरीब किसे कहते हैं? जरीब के विषय में अगर आप जानते हैं तो आप बहुत कुछ जानते हैं। तो जरीब हमारा मेन चीज़ है, मेन बेस है जरीब ही। तो हम लोग जरीब के बारे में जानेंगे। जरीब किसे कहते हैं? देखिए, जमीन मापने वाले जंजीर को जरीब कहते हैं, जिसमें 100 कड़ी लगी होती है जो आपस में एक दूसरे से छल्लों के द्वारा जुड़ी होती है। इसमें 100 कड़ी होते हैं, जिसकी लंबाई फीट में 66 फीट, गज में 22 गज, मीटर में 20.12 मीटर, हाथ में 44 हाथ, बीता में 88 बीता, इंच में अगर देखिएगा तो 7.92 इंच तथा अंगुली में अगर देखिएगा 792 इंच। एक कड़ी में 7.92 इंच होता है, लेकिन एक जरीब में 792 इंच होता है तथा अंगुली में 1056 उंगली होता है, ठीक है ना। यह जरीब का डिफिनेशन है। और एक और डिफिनेशन है कि एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होती है तथा पूरे जरीब की लंबाई 100 कड़ी होता है। इस जरीब की कड़ी गिनती करने के लिए प्रत्येक 10 कड़ी के अंतराल पर एक फुलिया लगा रहता है, ठीक ना। जैसे में देख लीजिए, जैसे में 10 कड़ी पर 1 नोक वाली फुलियाँ, 20 कड़ी पर 2 नोक वाली फुलियाँ, 30 कड़ी पर 3 नोक वाली फुलियाँ, 40 कड़ी पर 4 नोक वाली फुलियाँ, 50 कड़ी पर गोलाकार फुलियाँ तथा पूरा 60 कड़ी पर 4 नोक वाली फुलियाँ, 70 कड़ी पर 3 नोक वाली फुलियाँ, 80 कड़ी पर 2 नोक वाली फुलियाँ, 90 कड़ी पर 1 नोक वाली फुलियाँ, पूरे 100 कड़ी पर हाथ से पकड़ने के लिए हैंडल लगा रहता है। ऐसा इसलिए रहता है
कि जरीब से नापी करने के समय उल्टा सीधा का प्रश्न नहीं रहे, इसे ही गंटरी जरीब कहते हैं। यह गंटर साहब का दिया हुआ जरीब था, इसलिए इसको गंटरी जरीब बोला जाता है। तो हमको जहाँ से उम्मीद है कि यह जरीब के बारे में भी आपको बखूबी पता हो गया होगा और इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग मेन चीज़ जानेंगे, अब हम लोग गुनिया के बारे में जानेंगे, जो कि गुनिया से ही पूरा जमीन को नापी किया जाता है। तो चलिए हम लोग अब गुनिया के विषय में जानेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ शुरू करेंगे। पहले हम गुनिया आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। तो हमारा मेन चीज है गुनिया, इसी से पूरा दुनिया को नापा जाता है। इस बात को हम कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझिएगा। इसी गुनिया के बारे में हम डिफिनेशन इसमें दिखा रहे हैं। गुनिया किसे कहते हैं, इसके विषय में अगर गुनिया जान जाते हैं, देखिए आप पहले कड़ी जान लीजिए। कड़ी तो आपको हम बता ही दिए, कड़ी आपको बेखूबी पता हो गया होगा, कड़ी बता दिए। अब आप गुनिया जान लीजिए। कड़ी गुनिया से ही पूरा जमीन को नापी किया जाता है, नक्शा से, समझ गए। तो यह आपका मेन चीज़ है, यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट समझने वाला चीज़ है। आप इसको पूरी बेखूबी से समझिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम अब शुरू करेंगे। गुनिया किसे कहते हैं, हम वर्णन करें। तो देखिए गुनिया 2 इंच लंबी, आधा इंच चौड़ी, हाथी दांत, कचकड़ी इत्यादि धातु का बनाए सर्वेइंग यंत्र है। देखिए जो ये गुनिया है, यह गुनिया की जो लंबाई है 2 इंच है, इसका जो चौड़ाई है आधा इंच है। यह कचकड़े का बना, यह हाथी दांत का भी बना हुआ एक यंत्र होता है और कचकड़े का भी बना हुआ यंत्र होता है, ठीक ना। तो यह कचकड़े का बना हुआ है, ठीक ना। तो देखिए यह क्या हम बताएं, कचकड़ी इत्यादि धातु का बनाए सर्वेइंग यंत्र। यह सर्वेइंग यंत्र यानी कि अमीन वाला यंत्र है, ठीक ना, है। जो 16 इंच बराबर 1 मील, यानी कि जो यह जो पैमाना है, यह जो गुनिया या गुनिया का जो पैमाना है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर इसको बनाया गया है, ठीक ना। 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बनाया गया है, जो 10 जरीब के बराबर होता है। यह 10 जरीब के बराबर होता है यह गुनिया, ठीक ना। 2 इंच का गुनिया 10 जरीब के बराबर होता है। नक्शा पर 2 इंच का वैल्यू 10 जरीब होता है, ठीक ना। वह भी 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना होगा तो ही होगा 10 जरीब, ठीक ना। तो चलिए यहाँ फिर एक दूसरा डिफिनेशन है कि गुनिया को 2 भागों में रखा गया है। यह जो गुनिया है, या गुनिया को 2 भागों में रखा गया है, एक भाग इधर का, एक भाग इधर का। इधर के भाग में आपको दिखता होगा छोटे छोटे कण है, और इधर के भाग में भी दिखता होगा कि उससे भी छोटे छोटे कण है, ठीक ना। तो इसके विषय में आपको हम जूम करके दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए आप देखिए इधर के जो भाग है, इधर के भाग छोटे छोटे दिख रहा है और इधर के भाग उससे भी छोटे छोटे दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, या क्या है, इसके विषय में यहाँ हम लोग नोट्स करके रखे हुए हैं, इसको समझिएगा। देखिए गुनिया को 2 भागों में रखा गया है। पहले भाग 10 जरीब यानी 1000 कड़ी के बराबर होता है, यानी कि पहले भाग 10 जरीब यानी 1000 कड़ी के बराबर होता है, जिसे 10 भागों में बांटा गया है, जिसका प्रत्येक भाग 100 कड़ी यानी 1 जरीब के बराबर होता है। और 100 कड़ी वाले भाग को 5 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसका प्रत्येक भाग 20-20 कड़ी के बराबर होता है, ठीक ना। तो आप यहाँ देखिए यह जो भाग है, यह भाग 1000 कड़ी का बराबर होता है। एक गुनिया 1000 कड़ी का बराबर होता है, जिसको हम बता रहे हैं कि इसको 10 भागों में विभाजित किया गया है, और 10 वाले भाग को भी 5 भागों में बांटा गया है, जिसका एक भाग 20-20 कड़ी के अंतराल पर होता है, ठीक ना। यहाँ लिखा गया है कि एक भाग 20-20 कड़ी के बराबर होता है, यानी कि जो एक छोटे छोटे जो रेखा दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ 20 कड़ी, यहाँ से 20 कड़ी, 20 कड़ी, 20 कड़ी, यानी कि कितना हुआ, 1 2 3 4 5 5 गुणा 20 कीजिएगा 100 होगा, यानी कि 100 कड़ी पर एक बड़ा बड़ा रेखा खींचा हुआ है। नक्शा पर इसको रखिएगा, आपको हम नक्शा पर दिखा रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए अभी आपको हम बताएं कि इधर 100 कड़ी के अंतराल पर एक बड़ा बड़ा रेखा खींचा हुआ है। तो हम लोग किसी भी प्लॉट को नापी करना है, मान लीजिए कि यह प्लॉट को नापी करना है, इस प्लॉट को ऊपर हम इस प्रकार से इसको बैठाएंगे, इसको इस प्रकार से बैठाएंगे, हम देखेंगे कितना रेखा क्रॉस किया है। तो कितना रेखा क्रॉस किया है देखिएगा, तो हमारा रेखा क्रॉस किया है, गिन लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 रेखा क्रॉस किया है, ठीक ना। 6 रेखा क्रॉस नहीं किया है, 6 रेखा पर जाके बैठ गया है। तो 6 रेखा पर जाके बैठ गया है, इसको अच्छी तरह से पहले बैठा लीजिए। देखिए अभी अच्छी तरह से बैठा है।
6 रेखा पर बैठ गया, यानी कि 6 गुणा 20 कीजिए तो कितना होता है 120 होता है। यानी कि यह प्लॉट की जो चौड़ाई है प्लॉट नंबर 4 या प्लॉट नंबर 4 की चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 कड़ी है। इस प्रकार से इसका नापी होता है, ठीक ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 120 कड़ी, यानी कि इसको 20-20 कड़ी के अंतराल पर एक छोटे छोटे रेखा खींचा हुआ है। इस बात को समझिएगा, यहाँ पर एक छोटे छोटे जो रेखा है 20-20 कड़ी के अंतराल पर एक छोटे छोटे रेखा खींचा हुआ है। तो इसको हम लोग अब देखिएगा, तो इसको देखिएगा तो इसमें 6 रेखा क्रॉस किया है, यानी कि 6 रेखा आराम से बैठ गया है, 5 उधर 1 इधर 6। तो 6 गुणा 20 कीजिएगा तो 120 हुआ। 120 कड़ी का चौड़ाई है, या प्लॉट का जो चौड़ाई है 120 कड़ी है। इस प्रकार से इसका चौड़ाई निकाला जाता है, ठीक ना। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। बस उसी प्रकार से इधर से भी है, लेकिन अभी इधर से भी आपको समझाएंगे, ठीक ना। तब हम लोग इधर के भाग को समझिएगा। तो इधर के भाग देखिए क्या होता है, इधर के भाग ठीक इसी प्रकार गुनिया के दूसरे भाग को भी 10 भागों में बांटा गया है, जिसका प्रत्येक भाग 100-100 कड़ी के बराबर, यानी कि प्रत्येक भाग 100-100 कड़ी के बराबर होता है। और इस 100 वाले भाग को 2 भागों में बांटा गया है, जिसका प्रत्येक भाग 50-50 कड़ी के बराबर होता है, तथा पुनः इस 50 वाले भाग को भी 5 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसका प्रत्येक भाग 10-10 कड़ी के बराबर होता है। गुनिया के मध्य में 0 तथा दाईं एवं बाईं ओर 2 पर 2 तथा 4 पर 4 लिखे होते हैं, जो गुनिया का शुद्धता बतलाता है। इसे ही गणरी गुनिया कहते हैं। समझ गए, गुनिया के विषय में आप जानिए। यह भी गणर साहब का दिया हुआ है, इसलिए इसको गणरी गुनिया कहा जाता है, या तो कड़ी गुनिया कहा जा सकता है, ठीक ना। तो अभी जो हम लोग इधर के भाग बात किए थे, इधर के भाग इधर बता रहे हैं कि यहाँ आपको इसमें डिफिनेशन में दिखा गया है कि ठीक इसी प्रकार दूसरे भाग को भी 10 भागों में बांटा गया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 10 भागों में बांटा गया है, लेकिन 10 भागों को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसका प्रत्येक भाग 100-100 कड़ी के बराबर होता है। और इस 100 वाले भाग को 2 भागों में बांटा गया, यानी कि यहाँ से लेके देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एक छोटे जो देखिए 10 भागों में पहले इसको बांट दिया गया, और 10 भागों में बांटने के बाद फिर एक छोटे छोटे भाग में बांटा गया, जो कि हर यह वाला में भी बांट दिया गया। देखिए यहाँ पर है ना छोटा, इसे भी बड़ा थोड़ा सा ही है, ठीक ना। तो यह 50 कड़ी पर ये वाला है, और ये 1 जरी पर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 कड़ी, और यहाँ से लेकर यहाँ 100 कड़ी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 कड़ी। तो इधर 10 कड़ी के अंतराल पर एक छोटे छोटे रेखा खींचा हुआ है, यह समझ लीजिए। अगर 10 रेखा क्रॉस करता है तो उसको 10 से गुणा कर दीजिए, 100 हो गया। तो 100 हुआ तो 100 कड़ी हुआ। तो बस इसी है, जिसका प्रत्येक भाग 50-50, यानी कि यह भाग 50-50 कड़ी के बराबर इसको बांटा गया है, तथा पुनः 50 वाले भाग को भी छोटे छोटे रेखा को में विभाजित किया गया है, जिसको 10 कड़ी के अंतराल पर एक छोटे छोटे रेखा खींचा हुआ है, इसे ही गुनिया बोला जाता है। इधर के भाग को 10 कड़ी के अंतराल पर बांटा गया है, और इधर के भाग 20-20 कड़ी के अंतराल पर बांटा गया है। इसी को आप समझिएगा। और यह कड़ी गुनिया है, और यह 25/50 गुनिया है, ये भी बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम गुनिया के बारे में समझ गए हैं, और हमको जहाँ से उम्मीद लगता है कि आप इसके बारे में समझ गए। अगर नहीं भी समझे होंगे तो इस वीडियो के थोड़ा सा पीछे करके इसको आप देख सकते हैं दोबारा, और इसके विषय में एक और हम स्पेशल वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक ना। तो आपको और समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट में हम लोग बताएंगे प्रकाल। यह देखिए प्रकाल के ऊपर विषय पर बात करेंगे। प्रकाल क्या है, ठीक ना। प्रकाल लोहे या पीतल का बना एक यंत्र है। प्रकाल जो होता है लोहे या पीतल का बना एक यंत्र है, जो 2 भागों में होती है, जिसे एक छोर को स्क्रू के सहारे जोड़ा जाता है तथा दूसरे सिरे को खुला छोड़ दिया जाता है, एवं दोनों खुले सिरों को एक नुकीले कील से जोड़ा जाता है। इसकी लंबाई 4 इंच से 6 इंच तक होता है। इसका उपयोग नक्शा पर किसी भी प्लॉट की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। तो हम लोग अभी आपको प्रकाल दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार का प्रकाल होता है। देखिए इस प्रकार का प्रकाल होता है, इसी को प्रकाल बोला जाता है। देखिए यहाँ पर एक स्क्रू से कसा हुआ है एक छोर यहाँ पर, और यहाँ पर जो छोर है, छोर के नुकीले है। यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि प्रकाल क्या है। इसको अच्छी तरह से आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना।
देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकाल क्या है, बनगरे। प्रकाल लोहे या पीतल का बना एक यंत्र है। यह देखिए यह जो पीतल का बना हुआ है, यह लोहे का नहीं है, लोहे का भी रहता है लेकिन मेरे पास जो है वह पीतल का है। पीतल का है जो दो भागों में बांटा होता है। देखिए दो भागों में होता है ना, दो भाग या दो भाग में होता है, जिसे एक छोर को स्क्रू के सहारे जोड़ा जाता है। यानी देखिए स्क्रू के सहारे जोड़ा गया है यहाँ पर, तथा दूसरे सिरों को खुला, यानी देखिए इधर इधर खुला छोड़ दिया गया है, खुला छोड़ दिया जाता है। दोनों खुले सिरों को एक नुकीले कील से जोड़ा जाता है। देखिए एक नुकीले कील से जोड़ा गया है ना, एक नुकीले कील से जोड़ा गया है। इसकी लंबाई इंच में 6 इंच तथा इंच में 6 इंच तक होता है, यानी कि 4 से 6 इंच तक होता है, ठीक ना। और हम बता रहे हैं इसका उपयोग नक्शा पर किसी प्लॉट की लंबाई मापने के लिए किया करते हैं। समझ गए, इसका उपयोग नक्शा पर प्लॉट नापी करने का काम किया करते हैं, जैसे कि आपको हम प्लॉट नाप के आपको बता रहे हैं। देखिए यह नक्शा है, यह नक्शा पर इसका उपयोग यही है कि यह प्लॉट अगर गुनिया अच्छी तरह से नहीं बैठ पा रहा है तो इसको यहाँ पर ऐसे बैठा दीजिए और यहाँ से यहाँ खींच के यहाँ ला दीजिए और यहाँ इसको ऐसे देख लीजिए बारीकी से। आप देख सकते हैं इस प्रकार से बैठ गया। अब हम लोग क्या कीजिए, गुनिया पर हम लोग इसको बैठा दीजिए। अब यह देखिए गुनिया पर ऐसे बैठा दीजिए और आप गिन लीजिए कितना कड़ी हुआ। आपको अभी हम बताए थे गुनिया के विषय में, तो यहाँ देखिए यहाँ कितना कड़ी क्रॉस कर रहा है, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, यानी कि 23 गुणा 20 कर लीजिए। 23 गुणा 20 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 420, 40, 60, यानी कि 460 कड़ी हुआ। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्लॉट की जो दूरी है, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्लॉट की दूरी है 4×60 कड़ी, यानी कि 460 कड़ी है। समझ गए, तो इस प्रकार से प्रकाल का उपयोग किया जाता है। तो हम आपको प्रकाल के विषय में भी आपको बता दिए। अब चलिए हम लोग दूसरा यंत्र के विषय में बात करेंगे, दूसरा टॉपिक पर बात करेंगे। अब देखिए हम लोग का मेन चीज आ गया पैमाना। पैमाना समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। पैमाना ही एक चीज है कि पैमाना के आधार पर ही जमीन नापी होता है। तो पैमाना अगर नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं, इस बात को समझिएगा। पैमाना क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पैमाना के विषय में हर नक्शा में पैमाना लिखा हुआ होता है। अभी हम आपको बताए हैं कि यह जो गुनिया है, यह गुनिया भी कितना इंच के पैमाना पर बना हुआ है, यह हम बता चुके हैं, ठीक ना। फिर हम बता रहे हैं पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना पर यह गुनिया बना हुआ है, जो कि आपको हम पीछे जब हम बता रहे थे गुनिया के विषय में तो उसमें हम जिक्र किए थे कि पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना पर यह गुनिया बना हुआ है, जो कि 2 इंच बराबर 10 जरीब तक होता है, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं कि पैमाना क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ इसका यह प्रश्न का परिभाषा इस प्रकार से देना होगा या लिखा हुआ है इस प्रकार का। देखिएगा पैमाना एक आधार है। जो पैमाना होता है, पैमाना एक आधार है जिसके सहारे हम किसी भी जमीन के टुकड़े को कागजी नक्शा तैयार करते हैं, उसे पैमाना कहते हैं। देखिए कोई भी चीज़ को अगर कुछ करना है तो उसके लिए एक नक्शा तैयार करते हैं, उसी को पैमाना कहते हैं। और वो जो नक्शा तैयार किया जाता है उस नक्शा का भी एक अलग से मापदंड, मतलब अलग अलग मापदंड होता है नक्शा बनाने का भी। देखिए पैमाना एक आधार है। पैमाना क्या है, पैमाना एक आधार है। देखिए जितना बड़ा जमीन है उतना बड़ा नक्शा नहीं बनाया जा सकता है, उसको एक पैमाना पर फिट किया जा सकता है लेकिन उतना बड़ा बनाया नहीं जाता है। इसीलिए 16 इंच बराबर 1 मील, 1 मील का मतलब क्या समझते हैं, यानी कि जो यह गुनिया है, यह गुनिया का जो मतलब है कि 2 इंच बराबर कितना, 10 जरीब को छोटा करके 2 इंच पर लाया गया है। इसी को पैमाना समझ सकते हैं और इसी को एक आधार बोल सकते हैं जमीन नापी करने का, ठीक ना। तो पैमाना एक आधार है जिसके सहारे हम किसी भी जमीन के टुकड़े को कागजी रूप नक्शा तैयार करते हैं, उसे पैमाना कहते हैं। सभी चीज़ का मापदंड अलग अलग होता है। जैसे पैमाना 3 प्रकार के होते हैं, जमीन से संबंधित जो हम लोग पढ़ रहे हैं या पैमाना 3 प्रकार के होते हैं। 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील। 32 इंच के
बराबर 1 मील का मतलब क्या होता है, इस बारे में हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। और 64 इंच बराबर 1 मील का मतलब क्या होता है, यह कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है 64 इंच बराबर 1 मील, सभी जहाँ तो नहीं है, लेकिन जहाँ ज़्यादा घनी आबादी है वहाँ 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना पर इसको बनाया गया है। तो चलिए हम अब पैमाना के विषय में जानकारी लेंगे, ठीक ना। तो पैमाना का जो डिफिनेशन हम यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए पैमाना का डिफिनेशन है कि 16 इंच बराबर 1 मील का मतलब क्या होता है। देखिए नक्शा में आपको हम नक्शा दिखा रहे हैं, ठीक है, नक्शा दिखा रहे हैं, नक्शा में लिखा हुआ है पैमाना। देखिए हम नक्शा को लाए हुए हैं, नक्शा में लिखा हुआ है जमीन का, यह नक्शा का पूरा डिटेल है, नाम क्या है, अहिपुरवा है, थाना नंबर 35 है, पुलिस थाना नगरउंटारी है, राजस्व थाना गढ़वा जिला गढ़वा है, अंचल है नगरउंटारी है, जिला गढ़वा है। और इसमें देखिए पैमाना लिखा हुआ है, पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील। अभी हम आपको बताए थे कि पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील का मतलब क्या होता है, कोई भी नक्शा पैमाना पर ही बना हुआ है। अगर पैमाना नहीं लिखा हुआ है नक्शा पर तो नक्शा का कोई मतलब नहीं है, यह जान लीजिए। लेकिन हाँ, पैमाना से ही जमीन नापी होता है, ठीक ना। यह पैमाना जो बना हुआ है या 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना बना हुआ है, इस पैमाना के ऊपर हम विस्तार से बताएंगे कि पैमाना पर कैसे हम लोग इस प्लॉट को नापी करते हैं, कैसे नापी होता है, ठीक ना। तो अभी हम लोग चलिए पैमाना के विषय में आपको हम बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए पैमाना जो होता है 16 इंच बराबर 1 मील जो पैमाना होता है, उसमें जितना लंबाई चौड़ाई नक्शा पर होता है, यानी कि जितना लंबाई चौड़ाई नक्शा पर होता है नक्शा पर होता है, उतना ही लंबाई चौड़ाई जमीन पर होता है, तथा नक्शा और जमीन दोनों जगह बराबर लंबाई चौड़ाई होता है। अगर नक्शा पर 100 कड़ी है तो हम जमीन पर 100 कड़ी चलेंगे। यानी कि यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको एक डायग्राम बना रहे हैं, इसलिए हम इसको खाली छोड़ दिए, ठीक ना। यहाँ देखिए, यह मान लीजिए नक्शा है, यह नक्शा है, यहाँ लिख दे रहे हैं नक्शा पर, नक्शा है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है यह मान लीजिए कि 100 कड़ी है, 100 कड़ी है नक्शा पर। और यहाँ जमीन पर, यहाँ लिखेंगे जमीन, यह मेरे पास नक्शा है और नक्शा से हम लोग जमीन नापी कर रहे हैं। तो अगर नक्शा पर 100 कड़ी है तो हम लोग जमीन पर भी 100 कड़ी चलेंगे। अगर नक्शा पर चौड़ाई अगर 50 कड़ी है तो हम लोग जमीन पर 50 कड़ी चलेंगे। इस बात को समझिएगा, ठीक ना। तो नक्शा में जितना लंबाई है उतने ही हम लोग चलेंगे जमीन पर, लंबाई या चौड़ाई, ठीक ना। 16 इंच बराबर 1 मील का मतलब, यह अभी जो प्लॉट देखें, यह अभी हम प्लॉट आपको दिखाएं, या मान लीजिए कि कोई प्लॉट यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक यह जमीन है, ठीक ना। जमीन पर भी इसी आकार का बना हुआ होता है, उसी को नक्शा बनाया जाता है। तो उस नक्शा पर हम बता रहे हैं जब 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना पर बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ से यहाँ अगर लंबाई नापी करेंगे गुनिया पर, तो मान लीजिए कि 100 फीट आता है या 100 कड़ी आता है, तो हम जमीन पर 100 कड़ी ही चलेंगे, क्योंकि हमारा जो पैमाना है 16 इंच बराबर 1 मील है, इसलिए चलेंगे। अगर 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना अगर होता है या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग उसके लिए हम लोग दूसरा उपाय करेंगे। अब हम लोग चलते हैं 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना पर, ठीक ना। तो 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना में क्या लिखा हुआ है, क्या बताया जाता है 32 इंच बराबर 1 मील का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर है 32 इंच बराबर 1 मील, इस पैमाने पर 32 इंच बराबर 1 मील, इस पैमाने के आधार पर नक्शा के अनुसार जमीन पर लंबाई चौड़ाई आधा होता है, जबकि जमीन की लंबाई की अपेक्षा नक्शा दोगुना बनाया जाता है। देखिए अगर आपका जमीन, यह मान लीजिए यह नक्शा है, यह मान लीजिए इसको जमीन है, या इसको जमीन मानिए और इसको नक्शा मानिए। जमीन पर देखिए, इसको नक्शा यहाँ लिख दे रहा है, ठीक। तो हम लोग देखिए, अगर नक्शा से अगर जमीन नाप रहे हैं, अगर नक्शा में 100 कड़ी है लंबाई, तो हम लोग नक्शा में अगर 100 कड़ी लंबाई है और नक्शा में लिखा हुआ है 32 इंच बराबर 1 मील, तो आपको क्या करना है, उसका
आधा करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 32 इंच बराबर 1 मील। इस पैमाने के आधार पर नक्शा के अनुसार है, मतलब नक्शा के अनुसार जमीन पर लंबाई चौड़ाई आधा होता है, यानी कि 100 से आधा होता है, यानी कि 50 होगा। अगर नक्शा पर 100 कड़ी लंबाई है तो जमीन पर हम लोग आधा यानी कि उसको 50 कड़ी चौड़ाई लंबाई चलेंगे। अगर चौड़ाई अगर 50 कड़ी है, चौड़ाई अगर 50 कड़ी है नक्शा पर, तो हम लोग चौड़ाई यहाँ चलेंगे 25 कड़ी, उसका आधा कर देंगे, ठीक ना। जबकि जमीन की लंबाई की अपेक्षा नक्शा दुगुना बनाया जाता है, यानी कि जमीन के अनुसार से नक्शा दुगुना बनाया जाता है। ऐसा इसलिए रहता है ताकि ज़्यादा जहाँ घनी आबादी होता है वहाँ इस प्रकार की नक्शा बनाया जाता है उसे दूना, ताकि साफ सुथरा दिखे, ठीक ना। तो अब हम लोग चलते हैं 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना पर, ठीक ना। तो 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना को आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 64 इंच बराबर 1 मील। 64 इंच बराबर 1 मील। इस पैमाने के आधार पर नक्शा को जमीन की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा, यानी कि नक्शा को जमीन की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 4 गुना बनाया जाता है तथा नापी करते समय जमीन पर नक्शा के अपेक्षा 1/4 यानी कि 1/4 लंबाई चौड़ाई बनाया जाता है। अगर यहाँ भी समझिएगा एग्जाम्पल में, यह मान लीजिए कि जमीन है, ठीक है ना, यह मान लीजिए कि जमीन है, ये जमीन पर है, और यह मान लीजिए यह नक्शा पर है। मान लीजिए अगर नक्शा से अगर नापी कर रहे हैं आप, और उस नक्शा में लिखा हुआ है 64 इंच बराबर 1 मील, तो आपको क्या करना है कि अगर लंबाई 400 कड़ी है नक्शा पर, जिसमें 16 इंच नहीं है उसमें 64 इंच है, इस बात को समझिएगा। जिस नक्शा में 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना लिखा हुआ है उसमें क्या करना है कि जब उसका लंबाई 400 कड़ी होगा तो आपको जमीन पर 100 कड़ी चलना होगा। पैमाना का मतलब यह हुआ है, पैमाना लिखने का मतलब यह है। अगर आपका नक्शा पर जो चौड़ाई है वो आपका 200 कड़ी है, तो इसका आधा कर लीजिए, 50 कड़ी हो जाएगा। जमीन पर आपको 50 कड़ी चलना है, तो यह होता है 64 इंच बराबर 1 मील। इसका मतलब यह होता है कि जहां अत्यधिक घनी आबादी होता है वहां इस प्रकार का नक्शा को बनाया जाता है, इस बात को समझिएगा, ठीक ना। तो चलिए आप इसको नोट्स कर लीजिएगा, और हम लोग अब चलते हैं एक और बेहतरीन सवाल पर, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का सर्वे के चरण। जो सर्वे के चरण है, किश्तवार सर्वे 3 चरणों में संपन्न होता है। जब सर्वे कहीं भी किसी गांव में होता है तो सर्वे का चरण होता है। पहला है किश्तवार सर्वे। किश्तवार सर्वे में क्या होता है आपको हम विस्तार से बताएंगे। खानापुरी एक सर्वे होता है, खानापुरी के भी विषय में बहुत विस्तृत तरीका से बताएंगे। तस्दीक एवं बुझारत सर्वे होता है, इसमें नक्शा मिलता है और खतियान मिलता है इस सर्वे में, समझ गए। तो चलिए इस तीनों सर्वे के विषय में हम जानेंगे, लेकिन अभी इसमें यही जानिए कि सर्वे के 3 चरण होते हैं, किश्तवार सर्वे, खानापुरी सर्वे, तस्दीक एवं बुझारत सर्वे। लेकिन अभी हम लोग यह भी जानेंगे कि किश्तवार सर्वे में क्या होता है, क्योंकि हम लोग सर्वे पढ़ रहे हैं तो किश्तवार सर्वे जो होता है इसमें क्या होता है यह तो जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको हम लोग जानेंगे। किश्तवार सर्वे का मतलब, किश्तवार सर्वे का प्रथम चरण है, यानी कि जो सर्वे होता है जमीन का, कहीं भी किसी भी प्रकार का सर्वे होता है तो उसका एक पहला सर्वे होता है किश्तवार सर्वे। यह प्रथम चरण है जिसमें किसी भी मौजे का सर्वे करने के लिए सर्वप्रथम उस मौजे का नजरिया नक्शा बनाया जाता है और पूरे मौजे का पैमाइश किया जाता है, और सभी का रकबा, चौहदी, रैयत का नाम इत्यादि लिखा जाता है। देखिए किश्तवार सर्वे में क्या होता है कि नजरिया नक्शा बनाया जाता है और पूरे मौजे का पैमाइश किया जाता है और सभी का रकबा, चौहदी, रैयत का नाम इत्यादि लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? किश्तवार सर्वे में यही काम होता है। किश्तवार जब सर्वे होता है, किश्तवार सर्वे में मात्र इतना ही काम होता है। अब चलते हैं हम लोग खानापुरी सर्वे में। खानापुरी सर्वे में क्या होता है, और यही सब सर्वे करने के लिए उन लोग के 7 साल, 8 साल, 10 साल लग जाता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग खानापुरी सर्वे के विषय में बात करेंगे, इसको विस्तार से, ठीक ना। तो अब हम लोग इसको सीधा कर लेंगे, ठीक ना। देखिए खानापुरी सर्वे में क्या होता है। खानापुरी सर्वे का
वर्णन करें। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हम लोग यहाँ जानेंगे खानापुरी सर्वे का दूसरा चरण है। यह जो खानापुरी होता है या खानापुरी सर्वे का दूसरा चरण है, इस चरण में किश्तवाड़ में किए गए कार्य को आधार मानते हुए, मतलब खानापुरी सर्वे का दूसरा चरण है, इस चरण में किश्तवाड़ में किए गए, यानी कि जो किश्तवाड़ सर्वे में जो किया गया है उस कार्य को आधार मानते हुए खानापुरी का कार्य प्रारंभ करते हैं। इस चरण में ग्रामीणों या रैयतों की उपस्थिति में सभी कागजात की निष्पादन करते हुए कागजात तैयार करना तथा नक्शा में प्लॉट नंबर भरना इत्यादि कार्य करते हैं। एवं विवादित जमीन को भी हम अलग से कागजात तैयार करते हैं एवं अंत में सभी को सहमति से खानापुरी सर्वे समाप्ति की घोषणा करते हैं। खानापुरी सर्वे में यह होता है, इस बात को समझिएगा। हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग फिर तीसरा में चलेंगे तस्दीक एवं बुझारत सर्वे में। तस्दीक एवं बुझारत सर्वे में क्या होता है? तस्दीक एवं बुझारत सर्वे में होता है कि यहाँ पढ़ के समझा दे रहे हैं आपको, ठीक ना। तस्दीक एवं बुझारत सर्वे में यह होता है कि यह चरण सर्वे का अंतिम चरण होता है। यह जो सर्वे होता है यह सर्वे का अंतिम चरण है। क्या है? तस्दीक एवं बुझारत, ठीक ना। इस चरण में सभी रैयतों को खतियान एवं नक्शा आंशिक राशि लेकर वितरण किया जाता है, यानी कि कुछ पैसा लेकर इसको वितरण किया जाता है और रैयतों को बताया जाता है कि अगर आपके कागजात में किसी तरह की अशुद्धियां हैं तो उसके लिए आपत्ति पत्र दाखिल करेंगे और अशुद्धियां नहीं है तो अनापत्ति पत्र भरकर जमा करेंगे। यहाँ तस्दीक का अर्थ समझना है एवं बुझारत का अर्थ है समझ बूझकर लिखना है। इसके बाद सर्वे पदाधिकारी के द्वारा सर्वे के कार्यों को समाप्ति की घोषणा की जाती है। तो तस्दीक एवं बुझारत सर्वे में यह होता है, समझ गए। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट को लेकर। अब हम लोग चलेंगे नक्शा में। आखिर नक्शा क्या होता है? अब नक्शा में बात करेंगे कि नक्शा में क्या है, कैसे नक्शा पढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो देखिए, इसमें आपको देखने को मिलता होगा कि नक्शा किसे कहते हैं। वर्णन करें। किसी भी वस्तु या जगह को कागजी रूप देना ही नक्शा कहलाता है। जैसे घर का नक्शा या घर बनाने के पूर्व उसे एक कागजी रूप देना जिसे घर बनाने में आसानी होता है। यहाँ नक्शा का अभिप्राय, यानी कि नक्शा का मतलब जमीन के भूखंड से है। यहाँ प्रत्येक प्लॉट की नापी कर उसका नक्शा तैयार किया जाता है जिसमें निम्न बातें दर्ज होती है। जैसे मौजा का नाम, थाना नंबर, पैमाना। देखिए पैमाना यहाँ बताया ना, पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील भी देखने को मिलेगा आपको। जिला का नाम, सन ईस्वी, नक्शा कब बना है, अंचल का नाम, प्लॉट नंबर, मुस्तकिल चिन्ह, दिशा सूचक चिन्ह। तो अभी हम आपको यह सब दिखाएंगे, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास यहाँ दिशा सूचक चिन्ह आपको देख सकते हैं, यह दिशा सूचक चिन्ह इसको बोला जाता है और यह इसमें लिखा जाता है मशहूर नाम। यहाँ लिखा हुआ है मौजे का नाम, तो मौजे का नाम यानी कि मशहूर नाम अहिपुरवा, थाना नंबर 35, पुलिस थाना नगरुटारी, राजस्व थाना गढ़वा, अंचल नगरुटारी, जिला गढ़वा, पैमाना फलाना फलाना, सन ईस्वी 2001 से 2002, यह सब लिखा हुआ है। तो नक्शा में यह सब देखने को मिलेगा और हम आपको विस्तार से नक्शा भी पढ़ने बताएंगे कि नक्शा में गैर मजरूआ प्लॉट को कैसे देखा जाता है, सरकारी जमीन को कैसे पहचाने, रोड को कैसे पहचाने, नदी नाला कैसे पहचाने, कौन सा नदी नाला है। तो चलिए हम लोग अब इसमें बात करेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ है कि सर्वे के कौन कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सर्वे में कौन कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि सर्वे में निम्नलिखित यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गंटरी जरीब, गुनिया यंत्र, डायगोनल स्केल, टोंक यंत्र, एकड़ कोम, राइट एंगल, प्लेन टेबुल, सूजा, लगी, नीला मानचित्र, ट्रेसिंग पेन और ट्रेसिंग पेपर इत्यादि। इतना यानी कि इतना सारा यूज किया जाता है सर्वे में। सर्वे का यंत्र है, ठीक ना। तो इस यंत्र के ऊपर भी हम आपको कुछ बता ही दिए हैं। गंटरी जरीब के बारे में बता दिए हैं, गुनिया के बारे में बता दिए हैं, डायगोनल के बारे में बता देंगे, टोंक के बारे में बताएंगे, एकड़ कोम में बताएंगे, राइट एंगल बता दिए हैं, प्लेन टेबल भी बता देंगे आपको। सूजा बहुत इजली है, लगी जो आप जानबे करते हैं, नीला मानचित्र जो ट्रेसिंग पेपर होता है वह होता है, ट्रेसिंग पेन होता है, ट्रेसिंग पेपर इत्यादि सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो अभी हम लोग और देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे
यहाँ देखिए अब, और यह बेहतरीन सवाल है, यह परीक्षा में भी पूछता है, बार बार पूछता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सर्वे में कौन कौन सा लाइन का प्रयोग किया जाता है। जब सर्वे होता है, सर्वे में कौन कौन सा लाइनों का प्रयोग किया जाता है, इसके विषय में यहाँ विस्तार से किया गया है। यहाँ देखिएगा कि सर्वे में निम्नलिखित लाइनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे में बाउंड्री लाइन, ट्रावर्स लाइन, मुरब्बा लाइन, सिकमी लाइन, तोखा लाइन, मार्जिन लाइन, खारिजी लाइन, नॉर्थ लाइन। इतना लाइनों का प्रयोग किया जाता है। कब? सर्वे में कौन कौन सा लाइन का प्रयोग किया जाता है, तो इतने सारे लाइनों का प्रयोग किया जाता है। हम इसके ऊपर भी विस्तार से बनाए हैं और इसी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो हम लोग आगे देखेंगे, थोड़ा सा और आगे तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए अभी हम आपको बताए थे लाइनों के बारे में, तो हम लोग यहाँ देखेंगे बाउंड्री लाइन। आखिर में बाउंड्री लाइन क्या होता है, तो देखिए बाउंड्री लाइन क्या है, किसी भी मौजे को सीमाबद्ध करने के लिए जो लाइन चलाई जाती है उसे बाउंड्री लाइन कहते हैं। बाउंड्री लाइन देखिए नक्शा में जो लाइन जो चलाई जाती है सीमाबद्ध करने के लिए, आपको हम नक्शा दिखा रहे हैं, ठीक ना। आप थोड़ा सा रुकिएगा, नक्शा दिखा रहे हैं आपको हम। यह नक्शा है, नक्शा में जो यह लाइन है, यह लाइन बाउंड्री लाइन है। यह नदी भी है लेकिन बाउंड्री लाइन है। ये देखिए बाकी सभी लाइनों से ये थोड़ा सा मोटा लाइन दिखाया गया है, इसी को बाउंड्री लाइन बोला जाता है, ठीक ना। यह बाउंड्री लाइन है, यही बाउंड्री लाइन है, और बाउंड्री लाइन पर ही बामा बना होता है, तिमेला बना होता है। देखिए तिमेला है, समझ गए, यह सब होता है। तब आपको हम और बताएंगे, अभी देखिएगा। हम इसमें बताए हैं कि किसी भी मौजे को सीमाबद्ध करने के लिए जो लाइन चलाई जाती है उसे बाउंड्री लाइन कहते हैं, ठीक ना। अब हम लोग जानेंगे ट्रावर्स लाइन। ट्रावर्स लाइन क्या होता है, ठीक ना। बाउंड्री लाइन को चिन्हित करने के लिए, यहाँ देखिए आप अभी डिफिनेशन जानेंगे, ठीक ना। बाउंड्री लाइन को चिन्हित करने के लिए जो लाइन चलाई जाती है उसे ट्रावर्स लाइन कहते हैं। यह लाइन 3 सीमानी बम्बा के मध्य से बाउंड्री लाइन को चिन्हित किया जाता है, समझ गए। यानी कि कह सकते हैं कि बाउंड्री लाइन को चिन्हित करने के लिए जो लाइन चलाई जाती है उसे ट्रावर्स लाइन कहते हैं। यह लाइन 3 सीमानी बम्बा के मध्य से बाउंड्री लाइन को चिन्हित किया जाता है, समझ गए। ट्रावर्स लाइन का मतलब यह है, इसका डिफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। और हम एक और प्रश्न पर बात करेंगे, मुरब्बा लाइन। यह आप हमेशा आपको देखने को मिलता होगा, सुनने को मिलता होगा। तो मुरब्बा लाइन क्या होता है, मौजे को अनेक छोटे टुकड़ों में विभाजित करने के लिए बाउंड्री लाइन के अंदर जो लाइन चलाई जाती है उसे मुरब्बा लाइन कहते हैं। यह लाइन 7 जरीब से लेकर 12 जरीब के अंदर में चलाई जाती है, ठीक ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सिकमी लाइन। सिकमी लाइन क्या होता है, तो देखिए मुरब्बा लाइन के अंदर 3 जरीब से लेकर 7 जरीब के बीच मुरब्बा लाइन को उनके छोटे टुकड़ों में विभाजित करती है, उसे सिकमी लाइन कहते हैं, समझ गए। अब हम बात करेंगे तोखा लाइन, ठीक ना। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम आपको विस्तार से कर देंगे, यह सब भी इम्पोर्टेंट है, यह सब ध्यान में रखिएगा। तोखा लाइन क्या होता है, 3 सीमाने से 1 जरीब हटकर 5 जरीब लंबी लाइन चलाई जाती है, उसे तोखा लाइन कहते हैं। आप तोखा लाइन देख लीजिएगा, तोखा लाइन याद पड़ गया। तोखा लाइन देखिए यहाँ क्या है कि 3 सीमानी से 1 जरीब हटकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हटा हुआ है इसका 1 जरीब दूरी है। 1 जरीब हटकर 5 जरीब, यह जो दूरी है, यह जो लाइन है 5 जरीब के बराबर। देखिएगा, देखिए 5 जरीब के बराबर यह लाइन बना हुआ है, 5 जरीब के बराबर यह लाइन बना हुआ है। और इसको 1 जरीब हटकर 5 जरीब की जो लाइन चलाई जाती है उसे तोखा लाइन बोला जाता है। यहाँ देखिए 3 सीमाने से 1 जरीब हटकर 5 जरीब लंबी लाइन चलाई जाती है, उसे तोखा लाइन कहते हैं। यह लाइन 3 सीमाने के पास एक तथा 4 सीमाने के पास 2 लाइन बनाया जाता है। यह लाइन नक्शा पर भी होता है जो मौजे को विभाजित करता है। 3 सीमाने के अंदर मध्य में जो बिंदु होता है उसे तोखा कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन क्या होता है, देखिए बड़े बड़े मौजे का नक्शा जब एक चादर में नहीं बनता है तो एक से अधिक चादर में नक्शा बनाया जाता है। उन सभी चादरों को मिलाने वाली जो लाइन चलाई जाती है उसे मार्जिन लाइन कहते हैं, समझ गए। फिर नेक्स्ट है नॉर्थ लाइन। नक्शा पर दिशा दिखाने के लिए जो लाइन चलाई जाती है उसे दिशा सूचक चिन्ह या नॉर्थ लाइन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा बात करेंगे खारिजी लाइन। खारिजी लाइन, एक से अधिक प्लॉट
एक से अधिक प्लॉट बनाए जाने की स्थिति में इस लाइन को सभी प्लॉट को मिलाने के लिए जो लाइन चलाई जाती है उसे खारिजी लाइन कहते हैं। यानी कि एक से अधिक प्लॉट बनाए जाने की स्थिति में इस लाइन को सभी प्लॉट को मिलाने के लिए जो लाइन चलाई जाती है उसे खारिजी लाइन कहते हैं। कहीं कहीं नक्शा में ऐसे देखने को मिलता होगा। देखिए, मान लीजिए कि यह नक्शा है, मान लीजिए कि प्लॉट नंबर 112 है, ठीक। और यहाँ पर क्या है कि एक से अधिक प्लॉट बनाए जाने की स्थिति में इस लाइन को सभी प्लॉट को मिलाने के लिए, यानी कि सभी प्लॉट को मिलाने के लिए, यानी कि ऐसे कर देंगे इसको खारिज हो जाएगा। यानी कि ऐसा रहेगा ना, तो इसका मतलब कि 112 प्लॉट यह भी है, ठीक ना। इसलिए ये जो लाइन जो चलाई जाती है उसे खारिज लाइन बोला जाता है। खारिज लाइन का चित्र यही है, ठीक ना। तो अभी आप यहाँ देखिए, मुस्तकिल किसे कहते हैं, यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी से सारा काम होता है, ठीक ना। मुस्तकिल किसे कहते हैं? अमीन लोग मुस्तकिल खोजने में दिन भर लगा देते हैं समय, ठीक ना। मुस्तकिल किसे कहते हैं? मुस्तकिल वह मुकाम चिन्ह है जो गत सर्वे से आज तक अपने जगह पर मौजूद है। मुस्तकिल के बिना हम किसी भी जमीन की पैमाइश नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में मुस्तकिल वह बिंदु है जहाँ से पैमाइश की शुरुआत की जाती है। कुछ मुस्तकिल नक्शा और ज़मीन दोनों पर होते हैं, कुछ मुस्तकिल नक्शा पर होते हैं परंतु ज़मीन पर नहीं। ये अनेक रूपों में अपने अपने जगह पर मौजूद रहते हैं, जैसे में सेहेदा, चोहेदा, सेमेड़ा, चोमेड़ा, बाम्बा, सड़क, कुआं इत्यादि, यह सब होता है मुस्तकिल, ठीक ना। तो अब हम लोग और देखेंगे, सेहेदा के बारे में जानेंगे कि सेहेदा क्या होता है। सेहेदा, जहाँ तीन मौजे का सीमा आपस में आकर एक जगह पर मिलते हैं वैसे स्थान पर त्रिभुज आकार को निशान बना दिया जाता है, उसे तीन सीमानी या सेहेदा कहते हैं। तीन सीमानी का चित्र इस प्रकार से है, नक्शा में आपको दिखाने का हम कार्य कर रहे हैं। देखिएगा नक्शा में यहाँ देखिएगा तीन सीमानी, यहाँ देखिए तीन सीमानी है ना। तीन सीमानी यह क्या होता है आपको हम बता रहे हैं। तीन सीमानी का मतलब यहाँ देखिए, तीन सीमानी का चित्र बना हुआ है ना त्रिभुजाकार आकार का। यहाँ डिफिनेशन में है कि जहाँ तीन मौजे का सीमा आपस में, यानी कि यहाँ तीन मौजे का सीमा आपस में मिलता है, समझ गए। इधर नया खड़ा है, इधर जंगीपुर है, सॉरी इधर नया खड़ा है, इधर हिपुरवा है, इधर जंगीपुर है। तो यहाँ तीन मौजे का मिल रहा है, इसलिए यहाँ तीन सीमानी बनाया गया है। और तीन सीमानी पर ही खारिज वो रहता है, तोखा लाइन रहता है। आपको तोखा लाइन के विषय में आपको बताया है, उसमें बताया गया है कि तीन सीमानी पर बना हुआ होता है। तो तीन सीमानी का मतलब यह होता है, तीन सीमानी भी आपको हम दिखा दिए, ठीक है। और हम आपको बता रहे हैं चोहेदा। चोहेदा क्या है? जहाँ चार मौजे का सीमा आपस में आकर एक जगह मिलते हैं, यानी कि जहाँ चार मौजे का सीमा आपस में आकर एक जगह मिलते हैं वैसे स्थान पर चतुर्भुजाकार आकार का निशान बना दिया जाता है, उसे चार सीमानी यह चौहेदा कहते हैं। चार सीमानी या चौहेदा का चित्र इस प्रकार का देखने को मिलता है। लेकिन अभी तक हम नहीं देखे हैं चार सीमानी या चौहेदा कह सकते हैं, क्योंकि यह हमारे गांव में है ही नहीं। चार मौजे का एक जहाँ कहीं मिला ही नहीं है, तो कहाँ से मिल पाएगा। हाँ, अब देखिए सेमेड़ा, जहाँ तीन खेतों का मेड़ा आपस में आकर एक जगह मिलते हैं वैसे स्थान को तीन मोड़ या सेमेड़ा कहते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक ना। अब हम देखेंगे चौमेड़ा, जहाँ चार खेत का मेड़ आपस में आकर एक जगह मिलते हैं वैसे स्थान को चार मेढ़ा या चौमेढ़ा कहते हैं। और चौमेढ़ा का मतलब यहाँ देखिए, यह चार मेड़ का बीच में मिला हुआ है, इसी को चौमेढ़ा बोला जाता है। अब हम लोग जानेंगे बाम्बा। बाम्बा क्या है? बाम्बा के विषय में बहुत लोग कन्फ्यूजिंग में रहते हैं कि बाम्बा क्या होता है। तो बाम्बा के विषय में आज हम बताएंगे आपको, ठीक है। बाम्बा क्या होता है? यह वह निशान है जो नक्शा के किनारे किसी भी मौजे में सरहदी लाइन या बाउंड्री लाइन के पास बनाया जाता है, जिसका व्यास 60 कड़ी का होता है, जो गोलाकार होता है। कभी बाउंड्री का टेढ़ा मेढ़ा होने पर बाउंड्री लाइन के अंदर या बाहर भी बनाया जाता है। तो देखिए, बाउंड्री लाइन के मतलब बाउंड्री लाइन के अंदर या बाहर भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो बाम्बा होता है, ये बाम्बा
फिर से समझिएगा इसको, यह वह निशान है जो नक्शा के किनारे किसी भी मौजे के, यानी कि नक्शा के किनारे, देखिए यहाँ पर नक्शा बना हुआ है, नक्शा के किनारे किसी भी मौजे में सरहदी लाइन या बाउंड्री लाइन के पास बनाया जाता है जिसका व्यास 60 कड़ी, यानी कि जिसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दिखेगा इसको 60 कड़ी होता है, जो गोलाकार होता है। कभी कभी बाउंड्री का टेढ़ा मेढ़ा, मतलब कभी कभी बाउंड्री लाइन का टेढ़ा मेढ़ा होने पर बाउंड्री लाइन के अंदर या बाहर भी बनाया जा सकता है। समझिए, आपको हम बाउंड्री लाइन पर भी दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बम्बा है, यहाँ टेढ़ा मेढ़ा है इसलिए यहाँ हटकर बनाया गया है। यहाँ पर भी देखिए बम्बा है, यहाँ पर भी बम्बा है। यह बाउंड्री लाइन के समीप बनाया जाता है, ठीक ना। और इसका जो चौड़ाई है, इसका जो व्यास है, इसका व्यास 60 कड़ी का होता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी आपको बता दिए। अब हम लोग जानेंगे पंजा के बारे में, आखिर पंजा क्या होता है, ठीक ना। पंजा होता है जरीबी लाइन के 5 जरीब पूरा होने पर, यानी कि 5 जरीब पूरा होने पर नक्शा पर बना दिया जाता है, जिसे पंजा कहते हैं। यह निशान सर्वे अमीन द्वारा सर्वे करते समय बनाया जाता है। पंजा का मतलब है, पंजा इस प्रकार से बनता है, ठीक है। दाहला, अब दाहला देखिएगा, दाहला सर्वे करते समय जरीबी लाइन के पास, 10 जरीब पूरा होने पर जो लाइन निशान बनाया जाता है उसे दाहला कहते हैं। दाहला का चित्र इस प्रकार का होता है। और देखिए आपको हम यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, नक्शा पर ऐसा चित्र अगर आपको दिखेगा तो समझ जाइएगा। ऐसा मकान का चित्र इस प्रकार का होता है, पक्की सड़क का चित्र इस प्रकार का होता है, कच्ची सड़क है इस प्रकार का होगा, अगर कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान का चित्र ऐसा होता है, बांध अगर है तो बांध ऐसा है, गैरमजरूआ जमीन है तो गैरमजरूआ जमीन के प्लॉट में इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जंगल है तो जंगल का चित्र इस प्रकार को देखने को मिलेगा, नदी है तो टेढ़ा मेढ़ा देखने को मिलेगा, अगर नाला है तो नाला इस प्रकार को देखने का मिलेगा, रेलवे लाइन है तो फिर आपको ऐसा मिलेगा, कुआं है तो फिर कुआं ऐसे मिलेगा, तालाब है तो तालाब ऐसे मिलेगा। यानी कि यह नक्शा में यह मुस्तकिल कर सकते हैं। नक्शा में अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा चित्र बना हुआ है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको हम बताए हैं, ठीक ना। आपको हम नक्शा में घर दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए नक्शा में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बूंदा बूंदा है, प्लॉट के बाहर बाहर जो बूंदा बूंदा दिख रहा है, इसका मतलब कि इसमें घर बना हुआ है। यहाँ पर भी घर है और हम बता रहे हैं कि यहाँ पर भी घर है। तो आपको हम अभी बताए हैं कि देखिए मकान, जहाँ मकान है वह मकान का मतलब कि प्लॉट के बाहर बाहर बूंदा बूंदा होता है, तो यह होता है। तो आपको हम इसी विषय में बता दिए। हम और एक और बात बताएंगे इसमें, अब बताएंगे नहीं, अब किश्तवाड़ हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम लोग चलेंगे खानापुरी में, खानापुरी के विषय में हम लोग चलेंगे। देखिए थाना नंबर क्या है, थाना नंबर क्या है वर्णन करें। यह खानापुरी का चीज़ है। खानापुरी विषय में आपको यह सब देखने को मिलता है, लेकिन खानापुरी वाला भी आपको बता रहे हैं इसी में, ठीक ना। लेकिन नहीं, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे यह खानापुरी का पूरा विस्तार था, खानापुरी में क्या पढ़ना था, खानापुरी में जो पढ़ना था वो उसके विषय में आपको हम बता दिए। अब जो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किश्तवाड़ के लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है और खानापुरी में आपको देखने को मिलेगा खाता खतियान बाटा नंबर, खेसरा नंबर, थाना नंबर क्या होता है, केवाला नंबर क्या होता है, दाखिल खारिज क्या होता है, रजिस्टर टू क्या होता है, काबिल आबाद किसे कहते हैं, गैर काबिल आबाद क्या है, दर रैयत क्या है, रैयती ज़मीन क्या होता है, खतियान कितने प्रकार का होता है, रेलवे खतियान क्या होता है, दर रैयती खतियान क्या होता है, गैर मजरूआ आम ज़मीन क्या होता है, गैर मजरूआ खास ज़मीन क्या होता है, आवापासी फॉर्म क्या होता है, तेरिज फॉर्म क्या होता है, कट के वाला क्या है, तनाजा क्या है, यादाश्त फॉर्म क्या है, तोजी नंबर क्या है, नौबत क्या है, बनसावली या कुर्सीनामा क्या है, जमीन का किस्म का प्रकार, यह सब बताया जाएगा। और भी इसमें सारा कुछ है। तो हम बता रहे हैं कि यह सब पार्ट में हम बता रहे हैं कि किश्तवाड़ में आपको हम बता दिए। अब इसको हम बताएंगे खानापुरी में, तो खानापुरी का अलग से पार्ट रहेगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए।